अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा। बड़े ही यूनिक पॉइंट्स हैं कि बीए इंग्लिश का जो पेपर है, वेदर इट्स ए पेपर और बी पेपर, वेदर इट्स पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी, आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं बिल्कुल इस तरह का दावा नहीं करूंगा कि जी आप ये एक लेक्चर में जो है वो बगैर तैयारी के आप लोग बीए पास करें। कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले ही स्टार्ट में बता दिया, आप बेशक वीडियो ना देखें, लेकिन जो रियल पॉइंट्स हैं, बड़े ही यूनिक और हेल्पफुल पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट। डियर स्टूडेंट, जब आप पेपर को शुरू करते हैं, खास तौर पे ए पेपर जो है या बी पेपर का ऐसे वगैरह है, तो आपके पेपर का जो स्टार्ट है वो एक तो शुड बी रेलिवेंट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट। जो बात क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, एटलीस्ट पहला जो आपका सेंटेंस है ना, वो कम से कम उसी के बारे में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई और बात पूछी गई है क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट अपनी स्टोरी बीच में ले आते हैं और स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम इतना जहन में रखें कि आपके पेपर का, आपके आंसर का जो स्टार्ट है जो वो रेलिवेंट होना चाहिए। पहला सेंटेंस कम से कम आपका वो ही होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में लिखा गया है, और बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में आपने कोई जनरल, पहले सेंटेंस में सॉरी, आपने कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं देनी है। जो पूछा गया है उसी से आप स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो विद इन द क्वेश्चन शुरू होना चाहिए, यानी क्वेश्चन के अंदर से शुरू होना चाहिए, सडन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। रीड आउट द क्वेश्चन स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। जरूर पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन होता है, आता तो वो इसी सिलेबस से है। ये जो पोएम्स दी गई हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, एसेज हैं, जो नॉवल दिया गया है, पेपर तो इसी में से सेट होता है। फिर स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, मार्क्स क्यों कम आते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो ट्विस्ट होता है, क्वेश्चन में हेर फेर होता है, स्विचिंग होती है क्वेश्चन स्टेटमेंट में। तो आपने क्या करना है कि जब आप लिख रहे हो तो आपने क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, खास तौर पे क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में तो जो भी क्वेश्चन आता है जो स्टूडेंट ने तैयार किया होता है, इसलिए तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले से ज़हन में रखें कि जिस तरह से आपने क्वेश्चन याद किए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, ना आते हैं, ना आएंगे, और ना आए हैं पीछे। क्वेश्चन में जरूर मोल्डिंग होगी, मोल्ड होगा। पहले से ज़हन में रखें, ज़हन बना के रखें कि जो आपने गाइड से, किसी हेल्पिंग बुक से पढ़ा हुआ है, वैसे का वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन में जरूर हेर फेर होगा। तो आपने, यानी स्टार्ट आपका क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब है कि टू द पॉइंट होना चाहिए आपका। जो बात पूछी गई है, जब आप अपना आंसर को डेवलप करेंगे, आगे लिखेंगे आप सेंटेंसेस, पहला पैराग्राफ भी दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ें। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप खुद से लिख रहे हैं, क्योंकि आपने जो याद किया हुआ था वो वाला क्वेश्चन तो पेपर में आया नहीं, क्वेश्चन तो चेंज हो गया, आया उन्हीं चैप्टर में से है जो आपने याद किए हुए हैं, जो आपने प्रिपेयर किए हुए, लेकिन वो सेम स्टेटमेंट नहीं आई है। तो इट मीन्स कि फिर आप खुद से उसका आंसर उसके मुताबिक बनाएंगे जो क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, बार बार आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। फायदा क्या होगा कि आप इररेलेवेंट नहीं लिखेंगे, आपका जहन जो है वहीं पे फोकस वहीं पे रहेगा कि क्या चीज उसमें पूछी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 50% आंसर लाइज इन क्वेश्चन। वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट लिखा है ये कि आपका 50% जो आंसर होता है वो उस क्वेश्चन के अंदर होता है। कैसे? अब ये बात बताना तो बहुत आसान है। कैसे वो 50% आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक आउट द वर्ब ऑफ द क्वेश्चन। अब ये वाली बात जो मैंने लिखी है कि 50% जो आपका आंसर है क्वेश्चन के अंदर होता है, इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखें, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई कि इस क्वेश्चन के मीनिंग क्या है, तो बड़ी आसानी के साथ आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, मिस्टेक्स भी बहुत कम होंगी।
तो 50% आंसर किस तरह क्वेश्चन में होता है? सबसे पहला काम जो आपने करना है, चेक आउट द वर्ब ऑफ द क्वेश्चन। वर्ब का मतलब है कि आपने टेंस चेक करना है जो आपका क्वेश्चन आया। ठीक है, चैप्टर तो आपने पढ़े हुए हैं, आपको वो स्टोरी भी जहन में आ गई। अब आपने वर्ब देखना है, वर्ब मीन आपने टेंस देखना है कि क्वेश्चन जो है वो कौन से टेंस में है। क्या इसमें हैड लगा हुआ है, इसमें विल शैल लगा हुआ है, इसमें डू डज लगा हुआ है। तो वर्ब देखने का मतलब आप उसमें जो एक्शन वर्ब होगा वो आप देखेंगे, या उसमें लिंकिंग वर्ब है, इज एम आर है, वाज वार है, हैड है, विल है, शैल है, जो भी, या एक्शन वर्ब को आप देखेंगे। यानी आप देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है। तो आपका जो आंसर है ना, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो उसी टेंस में होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसी पहले पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। डोंट चेंज द टेंस। टेंस को आपने चेंज नहीं करना। चेंज नहीं करने का मतलब है आपका जो क्वेश्चन जिस टेंस में है, अगर वो डू डज लगा हुआ है, इज एम आर लगा हुआ है, तो आपका आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए। अगर हैड लगा हुआ है तो साफ ज़ाहिर है आपका आंसर भी हैड में आना चाहिए। अगर विल शैल लगा हुआ है तो फिर आपका जो आंसर है वो भी फ्यूचर में आना चाहिए, विल शैल के साथ आना चाहिए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि 90% पेपर इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जितना भी आपका पेपर है वो कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करनी होगी। और ये बात सिर्फ मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप प्रीवियस पेपर्स उठाएं, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी, सरगोदा यूनिवर्सिटी के भी, और इसको जरा नोट करें कि यार इस टीचर ने जो बात की थी क्या वो सही है। तो 99% आपका पेपर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यानी बात ही यहाँ पे तो मुका दी, हमने खत्म कर दी कि टेंस के हम पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें पहले से ज़हन में है कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मसला कहाँ पे आता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? ये ता है, ती है, आप लोग पढ़ चुके हैं। मसला यहाँ पे आता है कि उसमें आपने ये देखना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं होगा। जिस तरह अगर मैं ये कहूं कि मेरी क्लास में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अब पढ़ाने वाले का इसमें जिक्र नहीं है, इंग्लिश स्टार्ट इन माई क्लास। जब पढ़ाने वाले का जो डूअर है, काम करने वाला जो है, वो नहीं होगा जिस सेंटेंस में, तो वो पैसिव वॉइस होगा। वो आपने एक्टिव पैसिव का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस आपका एक्टिव हो, सब्जेक्ट शुरू में आए। जैसा ये एक पॉइंट था एक्टिव पैसिव के हवाले से। आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इजी से इजी अल्फाज में बयान करूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ऑलमोस्ट पेपर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। आगे देखें कि ऑलवेज मेक शॉर्ट सेंटेंसेस। आपने जब खुद से आप डेवलप कर रहे हैं आंसर को, खुद से जब आप लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है? एक तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। फायदा क्या होगा कि आपका फोकस वहीं पर रहेगा। दूसरी बात, आपने टेंस चेंज नहीं करना है। जिस टेंस में आपका क्वेश्चन है उसी में आप आंसर लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? योर सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट, ब्रीफ, कंसाइज। मुख्तसर सेंटेंसेस होने चाहिए। कैसे? और सेंटेंस आप लिखेंगे कैसे? कौन से ऑर्डर में आप लिखेंगे? नेचुरल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस जो है, नेचुरल ऑर्डर क्या है कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो अदर वर्ड जो भी हैं वो आप लिखेंगे, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। लेकिन आपका सेंटेंस कहाँ से शुरू होना चाहिए? एक तो आपने शॉर्ट सेंटेंस बनाना है। ऐसे खाम खा जो है आप कहीं पे कॉलन लगा देते हैं, कहीं पे कॉमा लगा देते हैं, कहीं पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। नो, तो कंजक्शन से आपने बचना है जितना कितना। जब आप खुद से लिख रहे हो, मुख्तसर सेंटेंसेस बनाने हैं, खाम खा कंजक्शन लगा के सेंटेंस को लेंथी नहीं करना है। और ये आर्डर होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी आपके मोस्टली सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस होने चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या रिमेनिंग सेंटेंस जो है। आगे देखेंगे, राइट डाउन ऑल द सेंटेंसेस रेफरिंग टू फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने आप अगर एक पैराग्राफ आप डेवलप कर रहे हैं, ये पैराग्राफ आपने शुरू किया है, ये देखिए आपका आंसर यहां से शुरू हुआ। आपने जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये आपके जितने बाकी सेंटेंसेस है वो इसी के बारे में होने चाहिए, इसी को रेफर करते हो, रेफरिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस।
क्योंकि ये जो पहला सेंटेंस है आपका पैराग्राफ का, इसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ये टॉपिक सेंटेंस आपने कैसे लिखना है, जो बात क्वेश्चन में पूछी गई है वही वाली स्टेटमेंट आपने लिखनी है, और कोई बात नहीं लिखनी है। रेलिवेंट, टू द पॉइंट, आपका आंसर क्वेश्चन के अंदर वाली जो स्टेटमेंट है, जो वर्ड्स हैं उन्हीं से। कौन से वर्ड से शुरू होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर जो मेन वर्ड्स हैं ना, यानी जो मेन वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब से, आर्टिकल, द, इन, ऑन, इनको छोड़ के जो मेन वर्ड्स हैं क्वेश्चन के अंदर, उनसे आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए। और बाकी आप जितने सेंटेंसेस लिखेंगे, आपके सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए। जिस टेंस में आपने ये पहला सेंटेंस लिखा है ना, अगर यहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, तो बाकी जितने सेंटेंसेस हैं वो एक तो इसी के बारे में होने चाहिए, दूसरा उनका टेंस भी क्या होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए जो पहले सेंटेंस का टेंस है। पहला सेंटेंस आपने लिखा बिल्कुल रेलिवेंट, तो इट मीन्स के बाकी भी आप उसी के बारे में लिख रहे हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं दावा तो नहीं करता हूं कि आप ये लेक्चर सुनने से जो है बिल्कुल वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपके लिखने का जो स्टाइल है, लिखना मैंने क्या है, कैसे लिखना है, ये ज़रूर बेहतर होंगे आपके स्ट्रक्चर्स। आगे देखते हैं कि राइट डाउन ऑल द सेंटेंसेस रेफरिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ में जितने सेंटेंसेस हैं वो सारे एक वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई कहीं से आइडिया, कोई कहीं से, जो आपने लिखना है उसको ज़रा प्लान कर लें कि मैंने ये वाला पॉइंट लिखना है। एक पैराग्राफ के अंदर आपने एक चीज़ डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिख रहे हैं कि माय बेस्ट हीरो, और आपने कैद आज़म के बारे में लिखना शुरू किया, अब एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं कैद आज़म की जो सोशल लाइफ है उसके बारे में, तो वो पूरा पैराग्राफ सोशल लाइफ के बारे में होना चाहिए। एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो पूरा पैराग्राफ पॉलिटिक्स के बारे में। ऐसे नहीं है कि आप पॉलिटिक्स के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें उनकी एजुकेशन भी डाल दी, उसी में उसकी पॉलिटिक्स भी डाल दी, उसी में उनकी लॉ की डिग्री भी डाल दी, उसी में जो है उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो भी डाल दी। नो, एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करें। कौन सा एक पॉइंट, जो आपने पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है वो एक पॉइंट, और एक टेंस यूज करना है। ऑटोमेटिकली आपकी जो मिस्टेक्स हैं विल बी किल्ड। कि एक पैराग्राफ के अंदर आपने एक पॉइंट डिस्कस करना है। कौन सा एक पॉइंट, जो पहला सेंटेंस आपने लिखना है उसी के बारे में आपने सब कुछ लिखना है। और दूसरी बात, आपने एक टेंस, कौन सा टेंस, जो पहले सेंटेंस का टेंस है ना, उसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज की है, बाकी सारे सेंटेंसेस उसी टेंस में। आगे देखते हैं, नेवर मिक्स अप टेंसेस इन वन पैराग्राफ। वही वाली बात फिर है कि एक पैराग्राफ के अंदर आपने जो टेंसेस हैं वो मिक्सअप नहीं करने हैं। ऐसे नहीं है कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, विल, शैल, सारे जो है वो एक ही पैराग्राफ के अंदर सारे टेंस। ऐसे भी नहीं करना है कि डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया, कोई बात कहीं से है, कोई कहीं से है, खिचड़ी बन जाएगी। नो, एक पैराग्राफ में एक आइडिया डिस्कस करना है, जैसा कि मैंने अभी कैद आज़म वाली एग्जांपल दी है। और दूसरी बात, आपने टेंस को मिक्स नहीं करना है। जब पहले से आपके ज़हन में होगा कि जी दो काम मैंने नहीं करने हैं, तो फिर कैसे गलती होगी। आगे देखते हैं, योर आंसर शुड बी नीट एंड क्लीन दो यू आर राइटिंग रॉन्ग आंसर। हाँ, आपको पता है कि यार ये जो मैं आंसर लिख रहा हूं मैं गलत लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि आपको जब पता है कि मैं गलत लिख रहा हूं तो लिखें साफ सुथरा करके, नीट एंड क्लीन लिखें। यानी वो आप झूठ भी बोल रहे हो तो वो सच लगे। तो साफ सुथरा आंसर लिखना है, कटिंग नहीं करनी है। अगर आप लिख रहे हैं और कहीं पे वर्ड गलत हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा, ये वर्ड पेज में इसकी जगह वाज लिखना था, तो आपने उसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसको छोड़ दें, लिखा रहने दें, और आप फिर से इसके आगे लिख दें। इतना किसी एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक वर्ड को रीड आउट करे और फिर मार्किंग करे। नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। जब आप इस तरह की कटिंग करेंगे ना, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्कल लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करता है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्किंग करता है। अगर एक 10 नंबर का क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने आपको 7 नंबर दिए हैं, 3 नंबर उसने काट लिए, अब उसे जस्टिफाई करना होगा कि 3 नंबर मैंने किस चीज के काटे हैं। तो वो 3 नंबर पर इसी तरह पूरे, जब आपने यहाँ पे कटिंग कर दी, यहाँ पे भी आपने एक कटिंग कर दी, ठीक है, तो ये 0.5 ये है, 0.5 ये, तो उसके लिए जस्टिफाई करना जरा आसान हो जाता है। इसलिए गलत भी अगर आप लिख रहे हैं ना,
तो लिखें, साफ सुथरा करके लिखें, पता ना चले कि मिस्टेक ही है। आप खुद से जब इस तरह कटिंग करेंगे तो दूर से नजर आएगा, इतना बड़ा जो है वो सर्कल लग जाएगा। इस चीज से आपने अवॉइड करना है। अगर और कोई पॉइंट हो इससे रिलेटेड, आप जरूर कमेंट में लिखना। योर कमेंट विल बी वैल्यूड। नेक्स्ट देखें कि योर आंसर शुड बी नीट एंड क्लीन। डोंट रिपीट सेम वर्ड्स इन द सेम पैराग्राफ। बड़ी मोटी मोटी बातें हैं यार, ऐसे ही आप लोग फेल हो रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है ये खास तौर पे जो सप्ली के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मैं अपने आप को डिवोट कर रहा हूँ, और इस लेक्चर को भी। क्योंकि यार देखें, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको तो इंस्ट्रक्शन भी दी जाती हैं, उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है क्लास के अंदर कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है। मिस्टेक करता है, पेपर देता है, टेस्ट देता है, तो टीचर उसे समझाते रहते हैं। टीचर से बढ़कर क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे वो सीखता है, उस एटमॉस्फेयर से सीखता है। लेकिन जो बेचारे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी मजबूरियों की वजह से कहीं जॉब कर रहे होते हैं, अपने मसाइल इतने होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तो देखें शौक जो होता है वो तो उनको भी होता है पढ़ने का। तो मैं उनके बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। तो ये लेक्चर मैं उनके नाम करूँगा कि जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, कम से कम आप ज़रूर इस लेक्चर को एंड तक देखें, और कम मेहनत करके जो है ना आप अपने आप को सक्सेसफुल करें। नेक्स्ट देखेंगे, डोंट रिपीट सेम वर्ड्स इन द सेम पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के अंदर जो है ना एक वर्ड को बार बार रिपीट ना करें। अगर एक वर्ड आपने लिख दिया एक पैराग्राफ में, वर्ड लिखा आपने डिफरेंट, अब डिफरेंट वर्ड दोबारा नहीं आना चाहिए। आप मैनी लिखें, सेवरल लिखें, ठीक। तो एक वर्ड को एक पैराग्राफ के अंदर आपने बार बार जो है वो रिपीट नहीं करना है। और आपके पैराग्राफ की लेंथ क्या होनी चाहिए? 4 to 12 सेंटेंसेस, कम से कम 4 सेंटेंसेस, और मैक्सिमम आप इस लेवल पे 12 सेंटेंसेस लिखें आप। अगर 4 सेंटेंसेस से कम का आपका पैराग्राफ है तो एग्जामिनर ये समझेगा कि जो बात ये कन्वे करना चाह रहा था इस पैराग्राफ में वो बात कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट है। और अगर 12 से एक्सीड कर जाता है तो फिर वो ये समझता है कि जनाब इस पैराग्राफ के अंदर जो है एक आइडिया, एक पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे आइडियाज का एक मिक्सचर बना हुआ है। और सेंटेंसेस आपके वेल ऑर्डर्ड होने चाहिए, बात से बात निकल रही हो। ऐसे नहीं है कि एक मशरिक हो दूसरा मगरिब हो और आपने पैराग्राफ बनाया हुआ है। यार पैराग्राफ तो होता ही है कि जिसमें ऑर्डर होता है, यूनिटी होती है, सारे सेंटेंसेस एक टॉपिक के बारे में होते हैं। तो प्लीज़ आप भी कोशिश करना। ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, कोई इसमें सेंसी फार्मूला नहीं है, कोई इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है। बस थोड़ा सा इसको आप कोशिश से, मेहनत से ज़रा समझें इसको। नेक्स्ट देखें कि डोंट राइट, यहां तक हमने डिस्कस किया, आगे इसको देखते हैं। Yes, don't write whole story in the answer. Always try to understand the hidden meaning of the question. कि इस पॉइंट का यही मतलब है कि आप खास तौर पे जो पेपर ए है, ऐसे नहीं है कि यार क्वेश्चन को देखते साथ ही आपने जो है ना वो जंप लगाया और हाँ जी ये फलां स्टोरी, ये किलर में से आई, ये पाकिस्तानी डॉक्टर में से आई, ये कौन से चैप्टर में से, आपको जब समझ आ जाती है तो यार स्टोरी ना लिखा करें। स्टोरी नहीं पूछी जाती है आपके पेपर में, पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोधे में स्टोरी नहीं पूछी जाती है। उसमें क्या पूछ जाते हैं? क्रिटिकली, राइट क्रिटिकली। सिंपल समरी कभी ना लिखा करें पेपर में। सिंपल समरी जो है ये आपके अगेंस्ट जाती है, 2 क्लास में लगा रहा हूं, ये टोटली आपके अगेंस्ट होती है। समरी किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है। क्वेश्चन का जो क्रिटिकल एनालिसिस है ना, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि क्वेश्चन का थीम क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या थीम हो सकते हैं, इसमें राइटर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, क्या ये सोशल स्टोरी है, स्पिरिचुअल स्टोरी है, कोई हिस्टोरिकल स्टोरी है, ये किस चीज को डिस्कस करना चाह रहा है। तो ये क्रिटिकली आपने देखना है। मैं पहले भी बारहा कह चुका हूं कि जब आप शॉर्ट स्टोरीज को देखें तो सिंपल उनको ना देखें, इवेल्युएट करें। इवेल्युएट करने का मतलब उनके थीम्स देखें कि राइटर ने ये क्यों लिखी है स्टोरी, कौन से टाइम में लिखी है। इस तरह का पहले से जहन बना लें। आपको नसीब है कि आपको और जो है वो 2-1 महीने का टाइम मिल गया है कि एग्जाम से पहले फिर से आप जो है वो तैयारी करें, बहुत टाइम है ये। तो क्रिटिकली आपने देखना है, सिंपल समरी आपने कभी भी नहीं लिखनी और ना पेपर में आती है। पीछे पेपर उठा के देख लें यार, इसमें कौन सी मुश्किल है। कोई भी पेपर उठें, पंजाब यूनिवर्सिटी का, सरगोधर यूनिवर्सिटी का,
तो सिंपल स्टोरी उसने, सिंपल समरी कभी भी नहीं पूछी है और ना आपने लिखनी है। नेक्स्ट देखें कि डोंट रीड एनीथिंग 30 मिनट्स बिफोर पेपर स्टार्ट्स। ये एक बड़ी बुरी आदत है। हम तो हमेशा समझाते रहे स्टूडेंट्स को कि जब पेपर शुरू हो रहा हो ना, तो उससे कम से कम को 30 मिनट पहले बुक को रख दिया करें। अगर पूरा साल आप तैयारी नहीं कर सके तो क्या उस 30 मिनट में आप कौन सी ऐसी चीज है कि आप याद कर लोगे, आप पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स लोगे? नहीं, कभी भी ऐसे नहीं होता। होता ये है, साइकोलॉजिकली इसको देखें कि एट द एंड ऑफ पेपर जो है, सॉरी, जब पेपर आपका स्टार्ट होने वाला होता है और कुछ लड़के किताब में घुसे होते हैं, तो वो एंड पे जो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक है, वही उनके जहन में होता है। हालांकि आगे वो क्वेश्चन तो मैं पहले कह चुका हूँ, जो आप क्वेश्चन जिस तरह तैयार करते हैं वैसे क्वेश्चन ना आया है ना आएगा, क्वेश्चन में मोल्ड होगा। तो यार 30 मिनट पहले जो है बुक की जान छोड़ दिया करें। जो भी पेपर होगा देखा जाएगा, रिलैक्स होके पेपर अटेम्प्ट किया करें। इसके बाद है कि डोंट मेक योर आंसर लेंथी विद इररेलेवेंट डाटा। कि जब आप कुछ जितनी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन के बारे में है वो आप लिख चुके हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी, इसमें तो उसने कहा है कि 40 to 50 वर्ड्स लिखने हैं, इसमें तो 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स लिखने हैं, मैंने तो अभी 70 वर्ड लिखे हैं, मैंने 50 वर्ड लिखे हैं, आगे मुझे आता नहीं है। यार इस तरह की बात नहीं होती है। ऐसे फॉर एग्जांपल कि आपने सेंटेंसेज ही ऐसे यूज़ किए हैं कि जिसमें जो है ना, जिस तरह कोई मौलाना साहब तकरीर कर रहे हो तो वो 3 घंटे की तकरीर होता है और एंड पे एक शेर पढ़ते हैं, उसमें कंक्लूड कर देता है। तो यार ये कोशिश ना किया करें कि आप जो है ना वो 150 वर्ड्स पूरे करें, ऐसे नहीं होता है। आप टू द पॉइंट लिखें, काम की बात लिखें, बेशक आप कम वर्ड्स में लिख लें, उसके पास कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि आपके वर्ड्स काउंट करेगा 1 2 3 4 करके, नहीं। जो बात पूछी गई है टू द पॉइंट लिखें, वही लिखें। खाम खा क्वेश्चन को जो है ना वो लेंथी ना करें। उससे होता क्या है कि आप जो है ना उसमें फिर इररेलेवेंट लिख जाते हैं। इररेलेवेंट जब लिखेंगे तो 50% तो आपके मार्क्स वैसे कट जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल देख स्किम करना होता है। ओवरऑल पेपर को जो एग्जामिनर जो आपको मार्क्स देता है ओवरऑल देख रहा होता है, एक एक वर्ड एक एक लाइन में वो नहीं घुस रहा होता है। इसलिए खाम खा जो है वो लेंथी ना किया करें क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि डोंट मेक योर आंसर लेंथी। ये हो गया। लास्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, डोंट मेक योर ओन ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंस इन द पेपर। कि पेपर में आपने अपना ऑर्डर नहीं बनाना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं जनाब 4, पेपर आपने शुरू किया, आप कहते हैं कि जी क्वेश्चन नंबर 4 मुझे अच्छी तरह से आता है और क्वेश्चन नंबर 1 मैं बाद में करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो अपनी आंसर शीट पे भी क्वेश्चन नंबर 4 लिखें आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जुज नहीं होते पेपर के, जुज जिनको पार्ट्स कहते हैं कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके आगे 1 A B C इस तरह पार्ट्स हैं, उनमें भी आप वही वाला पार्ट लिखें जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। खुद से अपनी सीक्वेंस ना बनाएं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर के शुरू में, आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इंतहाई बैड इंपैक्ट पड़ता है। जो क्वेश्चन नंबर पेपर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में आपने पेपर शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, 1 आप नहीं लिखेंगे। और लास्ट पॉइंट है कि नेवर राइट सच वर्ड्स एट द एंड। इस तरह के एक्सप्रेशन प्लीज लिखने से ग्रेज किया करें, अवॉइड करें कि प्लीज टाइम खत्म हो गया, बहुत गरीब हूं, सर मेहरबानी करें, आखिरी चांस है, वगैरह वगैरह। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह की बातें पेपर में हरगिज आप ना लिखें। यस स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स शेयर किए, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इनका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप पेपर की तैयारी ना करें, लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बड़े वैलिड हैं, क्रिएटिव हैं, ऑथेंटिक हैं। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आप पेपर की तैयारी करते हैं, एक बात और जहन से निकल गई कि यार ख़ास तौर पर जो सप्ली के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, उनको गाइड करने वाले टीचर्स होते हैं। रेगुलर जो कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो सिलेक्ट कराया होता है कि बेटा ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मैसेज दे रहा हूँ कि यार आप पूरा सिलेबस जो बीए का है, बहुत लेंथी सिलेबस है, आप पूरा सिलेबस जो है वो तैयार नहीं करना है। सिलेक्टेड सिलेबस आप तैयार करें, लेकिन कैसे तैयार करें? क्रिटिकली तैयार करें आप।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक ये जो कीमती प्रेशियस वैलिड इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए। आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है कि आपको टाइम मिल गया, फिर से टाइम एक्सटेंड हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी भी, सरगोदा यूनिवर्सिटी भी, बट ऑल यूनिवर्सिटीज़ में हुआ। तो आप प्लीज़ मेहनत करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मार्क्स फिर भी कम होते हैं। तो यार पढ़ने का जो एक तरीका है ना, सलीका आना चाहिए आपको पढ़ने का कि हाउ टू प्रिपेयर पेपर, हाउ टू प्रिपेयर क्वेश्चन को तैयार कैसे करना है। आप मुख्तसर टाइम लगाएं, क्योंकि ज़्यादा जो बंदा पढ़ता है तो इट मीन कि उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम है, लो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग बहुत कम टाइम देते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स लेते हैं, इट मीन्स उनको पढ़ना आता है। तो आप पढ़ना, तैयारी करना सीखें, क्रिटिकली चीज़ें देखें, जितने भी क्वेश्चन हैं आप क्रिटिकली देखें। और लास्ट पॉइंट ये कि आप जहाँ पे आंसर लिखते हैं वो आंसर शीट होती है या क्वेश्चन शीट होती है, आंसर शीट होती है ना, उस पे प्लीज़ आप आंसर लिखा करें। आप ऐसा ना लिखा करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जब हम मार्किंग करते हैं तो उन्होंने जो समरी वाला प्रेसी वाला जो क्वेश्चन होता है, पूरा क्वेश्चन उन्होंने प्रेसी वाला लिखा होता है, पैराग्राफ जो है, उसके बाद वो उसके आंसर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आंसर लिखे जाते हैं, बस आप हिंट दें कि ये मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर आगे 1-2 वर्ड लिखने हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने हैं तो लिहाजा क्वेश्चन ना लिखा करें, आंसर लिखा करें। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। इस लेक्चर को अच्छी तरह आपने सीखना है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इंशाअल्लाह आप कोशिश करें, स्ट्रगल करें, अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो आपका हामी नासिर होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट करना, ज़रूर जो है मैं आपको आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।